बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात हम कर रहे हैं फ्रांस की। आपसे फ्रांस की सड़कों पर आज जबरदस्त आगजनी, हंगामा, हिंसा देखने को मिल रही है। इमैनुअल मैक्रोन सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और सरकार की नीतियों का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। और ये जो मूवमेंट है लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग, इस नाम से एक ये ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया गया था और आज के दिन की कॉल दी गई थी कि आज चाहे सड़कें हों, चाहे पुल हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ट्रैम्स हो, बसेस हो, रेलवे स्टेशन हो, हर चीज़ ब्लॉक कर दो। मतलब चक्का जाम जैसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये पूरे देश का चक्का जाम करने का कॉल आज का दिया गया था और उसी सिलसिले में आप ये हंगामा होता हुआ वहाँ पर देख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो जिन लोगों ने ये कॉल दिया ये फार लेफ्ट सिंपथाइजर्स हैं। फार लेफ्ट वो लोग, ये अल्ट्रा कह सकते हैं। हाँ, अल्ट्रा लेफ्ट लोग इसमें जो हैं वो शामिल हैं। और इसकी वजह ये है कि जो बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट ही कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उधार बढ़ता जा रहा है बेसिकली। तो उसको अब इमैनुअल मैक्रोन बजट ने उसको फिस्कल डेफिसिट वही मैं मिस कर रहा हेल्थ था। और एजुकेशन पर वहाँ पर उन्होंने बजट कम कर दिया है, तो उसको जी, लेकर सरकार अपने खर्चे कम करना चाह रही है और ये उसका विरोध कर रही है। एक लाइन सरकार चाहती है कि ये कर्जा कम किया जाए, खर्चे कम किए जाएं। उसका जाहिर है कुछ स्कीम्स के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे आंदोलन वहाँ पर कुछ साल पहले भी हुए थे और तब वो कई महीनों तक चले थे। और उसके बाद वहाँ फ्रांस की सरकार को 20 बिलियन यूरो अतिरिक्त खर्च करने पड़े थे इन लोगों की मांग पर। इस बार ये फिर वही चाहते हैं कि सरकार अपने खर्चे में कटौती ना करे। उसको लेकर के ये सारा हंगामा जो है वो किया जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन परेशान इसलिए क्योंकि उनका जो प्रधानमंत्री था वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गया, तो उनको एक दूसरे व्यक्ति को बनाना पड़ा। वो राइट अलाइन, थोड़ा राइट माइंडसेट वाले आदमी माने जाते हैं जो अब नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं। 80,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरे देश के अंदर तैनात किए गए हैं आज के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। और दूसरी ओर ये आपका नेपाल है जो दिखाई दे रही है आपको दूसरी तस्वीर में। तो यहाँ एशिया का नेपाल यानी भारत का पड़ोस और वहाँ यूरोप का शक्तिशाली देश फ्रांस, एक जैसी ही हिंसा जो है वो देख रहे हैं। कई मायनों में समानता भी है। यहाँ भी तो पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गुस्सा था, वहाँ भी इस वक्त वही दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ भी वही है कि करप्शन था, नेपोटिज्म था। और वहाँ भी जब मैं एक स्लोगन देख रहा हूँ तो वो भी वही है, मनी फॉर वेजेज नॉट फॉर वॉर। तो वो कह रहे हैं कि आप जनता पे खर्च करिए, हमारे ऊपर खर्च करिए। और एक और अगर आप कहें कि समानता क्या है, तो यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का करप्शन था, उस पर ये अल्ट्रा लेफ्ट के लोग थे। वहाँ भी ये जो पूरा मूवमेंट है वो लेफ्ट के लोग चला रहे हैं। और एक चीज़ देश के लोगों को जानना जरूरी है, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, कोरोना में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 27% प्लस माइनस चली गई थी, 27% से अधिक नीचे चली गई थी। उसके बावजूद हमने अपना फिस्कल डेफिसिट बचा कर रखा है। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा वित्तीय अनुशासन वाले देश में है। और जिस ऑस्टेरिटी मेजर्स की आज बात हो रही है, आज हर जगह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का साइज छोटा करो, कम खर्चे सरकारों पर करो। ये काम नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के साथ किया। तो कई बार जो भारत में लोग कहते हैं ना कि अच्छा यहाँ क्यों नहीं गुस्सा आता, गुस्सा आता है लोगों को, लेकिन यहाँ की सरकार ने, जिसको हम बार बार कहते हैं रिफॉर्म वाले मेजर्स, वो स्टेप्स अपने आप समय समय पर सरकार लेती रहती है। हम वित्तीय अनुशासन के मामले में कमाल का काम कर रहे हैं। अब आपने कहा स्पेंड ऑन वेजेस नॉट वॉर्स, ये लोग ये कह रहे हैं। हाँ, तो अभी तो यूक्रेन में सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पीछे से हथियार से, पैसे से ये सारे यूरोप के देश खड़े हैं और फ्रांस अग्रणी है उसमें। अभी ये 26 देशों ने मिलकर के एक फैसला किया कि हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। तो वो बैठक पेरिस में हुई थी, उसको लीड इमैनुअल मैक्रोन कर रहे थे। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम जंग कर रहे हो, उस पर पैसा खराब करते हो और फिर कहते हो कि हम कर्जे उतारेंगे और अपने खर्चे कम करेंगे। तो पहले वहाँ पर खर्चा कम करो। वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आपकी पॉलिसी आज तक ठीक नहीं, अवैध घुसपैठिया चला रहा है, हमारे देश पर उसका बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वहां की जो फार राइट लीडर है ना, मरीन ली पेन, वो बार बार ये कहती हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम तो अपने देश में अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो दुनिया के कई देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। और इसीलिए जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, और इसीलिए भारत में भी अवैध घुसपैठिया, और जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ब्रेक के, SIR नहीं NRC चाहिए आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूर। समीर जी, दो तस्वीरें, एक नेपाल एक फ्रांस। निश्चित रूप से। और जब फ्रांस के यहाँ जब बैठक हुई थी, फ्रांस ने कहा था कि भाई यूक्रेन को हम सब साधन, सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तब भी बहुत उसका विरोध हुआ था। तब आप फ्रांस के अखबारों में कई लोगों ने लेख लिखे थे कि भाई आपके पास इतना अगर साधन, सुविधा
है कि आप यूक्रेन को दे सकते हो, तो भाई आप फ्रांस के लोगों के लिए क्यों सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हो? क्यों यहाँ पे गरीबी कम नहीं हो रही? क्यों यहाँ आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट फ्रांस के अंदर बढ़ते जा रहा है? और क्यों लेबर क्लास के लिए स्थितियाँ मुश्किल होती जा रही है? तो ये लगातार अखबारों में भी वहाँ पर मैक्रो के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जा रहा था, खबरें चल रही थी। सोशल मीडिया पे लगातार उनकी जो पॉलिसी है सरकार चलाने को लेकर, उससे नाराजगी हो रही थी। ये देखिए जरा कैसे मुंह ढक के लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी वही आपको ज्यादातर यूथ दिखाई देगा सर। युवा उतरा लगातार, एक कैंपेनिंग जो चल रही थी, मुझे लग रहा है इसको आज काफी लोग उतरे। और हालांकि सुरक्षा का नजर मेट्रो फिलहाल वहाँ मेट्रो को बंद कर दिया गया है कि मेट्रो में ये वहाँ पर जाना जाके, लेकिन बहुत तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है वहाँ पर हो रहा है। ये एक संकट का समय भी है फ्रांस के लिए, क्योंकि अगर यूथ इस तरह से दौड़ता रहा और विपक्ष का समर्थन मिलता है तो बहुत मुश्किल होगा मैक्रो के लिए। कल ही उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, नए प्रधानमंत्री को। अब क्या मैक्रो के जाने की बारी आने वाले समय में, जिस तरीके से वो कहते हैं कि फ्रांस में एक बार उपद्रव शुरू होता है तो बहुत जल्दी रुकता नहीं है। कि हमने देखा था जब एक 17 साल के लड़के को गाड़ी ना रोकने के लिए सिग्नल पर गोली मार दी थी, तो उसके बाद किस तरीके से पूरे फ्रांस के अंदर, मतलब खासतौर से पेरिस में एक उपद्रव हुआ था और आग लगा दी गई थी। बहुत लंबा समय वो चला था। तो अब ये मुश्किल का समय, अब देखते हैं मैक्रो उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या वो लोगों से अपील करते हैं। नेपाल में और फ्रांस में, जो पेरिस में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पेरिस में था। पेरिस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, बेहतरीन शहरों में से, फैशन के लिए भी, और वैसे सबसे महंगे शहरों में से। तो वो जो डेस्परेट है, जो दोनों खाई है, एक रिच में, मतलब वो तो क्या कहना चाहिए उसको, कि रिच को भी अल्ट्रा रिच, सुपर रिच और जो आम आदमी है उसमें जो फ़र्क है, वो एक बड़ा कारण यहाँ वहाँ पर भी मिडिल क्लास है। हाँ, मिडिल क्लास है, लेकिन वो सुपर रिच, बहुत सुपर रिच है। तो उसकी, और पेरिस तो सुपर रिच वालों का शहर है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। ये दुनिया भर को समझना चाहिए कि ये जो द्वंद्व है सुपर रिच और एक आम आदमी के बीच। घर नहीं, लोगों के पास किराया देने के लिए मकान नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो बड़ा वर्ग है जो फुटपाथ पर सो रहा है। यूरोप को आप कह सकते हैं, मतलब दुनिया की रोशनी माना जाता था कि यूरोप राह दिखाता है दुनिया को। यूरोप जंग से भी जल रहा है और अंदर खाने भी चल रहा है, ये इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। लेकिन इसके बेसिक पे तो बात करनी होगी। यूरोप ने अपने कल्चर को जैसे जैसे छोड़ा, वैसे वैसे उनकी मुश्किल बढ़ी। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच होते हुए उपभोग, पैसा, ठीक है, फैशन के लिए दुनिया भर के सारे बड़े फैशन शो यहीं पेरिस में ही होते हैं। दुनिया के सारे बड़े फैशन ब्रांड इसी फ्रांस से आते थे, अब तो खैर दूसरे देशों में भी चले गए। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने कल्चर को कितना कर पा रहे हैं और अपने वैल्यूज को, जिनकी बार बार बात की जा रही है, वो कितना सही पा रहे हैं। आवाज सुनिए जरा तस्वीर। चला रखे हैं बियर के ये सारे। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी वो रास्ते में आग लगा रहे हैं, सब डस्टबिन हैं, इनको जला करके रास्ते रोक दिए गए हैं। रेलवे नेटवर्क को जाम किया जा रहा है। दूसरी ओर वैसे ही आपको, जैसे नेपाल में देखा होगा, वहाँ सेना थी, यहाँ राइट पुलिस दिखाई दे रही है खड़ी हुई, वैसे ही टीयर गैस चल रही है। चकाचौंध रहती है, वो रात को भी चकाचौंध रहती है। इतना पैसा है, आज उस देश की क्या हालत हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें फ्रांस से आ रही हैं। सरकार के खिलाफ वहाँ भी नाराज़गी दिखाई दे रही है और आज पूरे देश में एक किस्म से चक्का जाम की कोशिश ये आंदोलनकारी वहाँ पर कर रहे हैं, जो लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के तहत सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ये लड़ाई भी काफ़ी लंबी खींच गई यूक्रेन की, अब लगभग 3 साल से ऊपर हो गए जी। और ट्रम्प भी बड़े दावे करके आए थे कि मैं आनन फानन में रुकवा दूंगा लड़ाई। अब तो पुतिन से भी मिल लिए, पूरे यूरोप को साथ ले आए, लेकिन मैंने देखा जैसे यूरोपियन यूनियन को मैंने देखा, ये सारे जो देश हैं 26 देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी बड़े देश हैं। वहाँ पर क्या 26 देश भले ही एक साथ हैं, वहाँ पार्लियामेंट होती है यूरोपियन यूनियन की एक साथ, तो वो बड़े देश ही सारी की सारी दादागिरी कर रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, 10-15 देश छोटे छोटे, जिन पर ये फाइनेंशियल थोड़ा सा उनका बर्डन
शेयर करते हैं, तो सारी की सारी लड़ाई ये लोग फ्रांस और जर्मनी और सर ट्रंप ने भी तो इनकी परेशानी बढ़ाई ना। ट्रंप ने भी इनके परेशानी ऊपर भी टैक्स लगाए। टैक्स लगाए। अब वो तो ट्रंप तो कंफ्यूज हैं, ये उनके साथ हैं, वो उनके साथ हैं, तब भी यही स्थिति है। यूरोपियन यूनियन तो मोटे तौर पर ट्रंप के साथ ही है ना। यूक्रेन के मसले पर भी देख लो, नेटो को देख लो, तो वो सब एक साथ है। उसके बाद भी लेकिन फ्रांस में जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, बहुत चलते रहते हैं, एजिटेशन वहाँ पर तुरंत होते हैं उसको। ये देखिए कैसे गुस्सा उठ रहा है लोगों का। डस्टबिन है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स फ्रांस में होते ही रहते हैं कुछ वक्त पर। होते रहते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन से हमारी ट्रेड डील होने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होने वाला है। नहीं, यूरोप के ज़्यादातर देशों से हमारा ठीक ठाक से सर दुनिया रिश्ता इतनी है। इंटरकनेक्टेड है। Interconnected। आज पेरिस में हंगामा हो रहा है तो भी हमें लग रहा है कि यार हमारा इससे कोई हमारे जुड़ाव आसपास ही हो रहा है, है। हमारे आसपास ही हो रहा है। दुनिया में एक बड़ी मुश्किल ये है ना, जिसकी बात बार बार होती है कि कोई भी ऐसा मंच नहीं रह गया, यूएनएससी अपनी भूमिका नहीं निभा पाता हाँ, है। कोई बड़ा बॉस कोई जो भी है, ऐसा बिग और बॉस। अमेरिका जैसे देश की स्थिति ये है कि उसका पता ही नहीं है कि वो कब क्या बोलेगा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। और अमेरिका इसीलिए चलता था कि लोगों को लगता था कि भाई ये ठीक है, दुनिया की चिंता कर रहा है। हाँ। जब अमेरिका सिर्फ अपनी चिंता करता हुआ दिखेगा तो फिर उसके साथ कौन बात करेगा। और ट्रंप की पॉलिसी की जो सबसे बड़ी अगर कहें कि कमजोरी है, लूपहोल है, वीकनेस है, तो वो यही है कि जो दुनिया की चिंता करने वाले देश के तौर पर था। और वो अमेरिका खत्म हो ग्रेट कब बनेगा? अमेरिका ग्रेट तब बनेगा जब दुनिया का भरोसा उसके ऊपर होगा। वरना आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है डॉलर की वजह से सब ट्रेड होगा, डिफेंस की वजह से हम सबसे बड़ी आर्मी है, हम सबसे ज्यादा ग्रांट्स देते हैं, एड्स देते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, या जो दूसरे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध चल रहे हैं, वो समाप्त होने की ओर नहीं बढ़ रहा है। और दुनिया रोज नए कॉन्फ्लिक्ट में भी उलझती जा रही है ना। अभी हम बात करते हैं वो कतर पर हमला हो गया इजराइल का। लेकिन समस्या यह भी नहीं कि जो दुनिया में जो संस्थाएं बनाई गई थी कि भाई दो देशों के बीच अगर झगड़ा होता है तो कोई बीच में संस्थाएं दखल देगी, अब उस संस्था को माना भी तो नहीं जाता ना। समस्या ये है कि भाई कोई देश अगर उसको नहीं मानेगा तो संस्थाएं भी क्या कर रहेगी। संस्था तो बनाई गई, लेकिन अगर देश अगर नहीं उसकी मानेंगे। बड़ी वजह ये रही सर कि जो छोटे देश थे केवल उन्हीं पर वो दादागिरी करते थे। बड़े देश जो हैं, अमेरिका है या वो अपने हिसाब से चलते थे। यूएनएससी में तो शुद्ध दादागिरी शुद्ध होती दादागिरी है। होती है। तो इसलिए धीरे धीरे जब आप ताकतवर होने लगे तो आप उनको मना कर दिया। टेररिज्म के मुद्दे पर हमारा आतंकवादी और उसका उसका आतंकवादी करेंगे, वहां भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट करेंगे। टेररिज्म को भी आप किसी देश को दबाने के लिए, उसके ऊपर इकोनॉमिक तरीके से डील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये मुश्किलें आएंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे में दुनिया के उन देशों की भूमिका बड़ी होती है। और इस वक्त जिस तरह का दुनिया भर में टर्मोइल है, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है ठीक है, और उसमें फिर ऐसे ग्रुप तैयार होते हैं, ऐसे जो दिखने में तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिखते हैं, तो उसमें लगता है कोई बात नहीं भाई, सत्ता विरोधी ग्रुप होना चाहिए। लेकिन वो जब देश के खिलाफ जाते हैं तो दुनिया भर में उसका असर दिखता है, और अभी भी यही दिख रहा है। एक बात और, ये जो फ्रांस में आज हंगामा है, ये बेसिकली किसके लिए? ये वित्तीय नीतियों को लेकर हंगामा हो रहा है ना। बिल्कुल। पैसे की बात है ना, सीधे आम से आदमी शब्दों की में। जिंदगी की बात है, पैसे की बात है। उसमें यूरोप के देश में, वो भी फ्रांस जैसे मजबूत देश में, आप सोचिए कि लोगों को लग रहा है कि भाई दुश्वारी बढ़ रही है, उनको ये इस हद तक हंगामे पर उतारू होना पड़ रहा है। तो ये भी बताता है कि एक जो पोल पोजीशन में, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में जो अग्रणी देश थे, अमेरिका, यूरोप के ये लोग सब देश, ये धीरे धीरे नीचे कमजोर हो रहे हैं। भारत जैसा उस मामले में तो एशियन कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आपको याद हो तो मतलब चाइना और इंडिया को देखें यदि इकोनॉमिक सर, ये तो कहेंगे ही ना कि जैसे भारत हो, चाइना हो, मतलब हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, ज़िंदगी बेहतर हो रही है कुल मिलाकर। फाइनेंशियल ऑर्डर भी हमारा बड़ा है और इसीलिए ताकत भी बढ़ी है, क्योंकि पूरी लड़ाई तो फाइनेंशियल ऑर्डर की है। नहीं, मैक्रो के साथ पीएम ने मजाक किया था ना कि आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो आप। पीएम ने कहा था जब उससे हो रहा था तो मजाक में कहा था कि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो। मैक्रोन का भी क्या है कि लेफ्टिस्ट से वो सोशलिस्ट पार्टी में पहले होते थे, सोशलिस्ट फटके थे, फिर वो लेफ्टिस्ट रहे और अब लेफ्ट से वो राइट विंग की लीडिंग पर आ रहे हैं लगातार। तो उससे भी ये जो अल्ट्रा लेफ्ट और जो लेफ्ट लोग हैं उनको इस बात की लेकर भी परेशानी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। सर, ये तो कहेंगे ही ना कि जैसे भारत हो, चाइना हो, मतलब हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं। उनको इस बात की लेकर भी परेशानी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। सर, ये तो कहेंगे ही ना कि जैसे भारत हो, चाइना हो, मतलब हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं।
अब ट्रंप का ट्वीट इस पे भी आता होगा सर? आने वाला होगा। क्या क्या वो वो यहाँ पर चिंता होना चाहिए, क्योंकि जिस लोगों तरीके के से साथ ट्रंप की सीजफायर नीति से करवा अमेरिका सकते भी हैं। परेशान है, अमेरिका के लोग लोगों भी के परेशान और हैं। सरकार के बीच में सीज फायर करवाएं। अरे अमेरिका में भी हो रहा है हंगामा बिल्कुल। वहाँ, लेकिन वहाँ फर्क ये है वहाँ और पूरे बाकी दुनिया में कि वहाँ का राष्ट्रपति खुद हंगामा कराता है। अब वो जगह जगह उनका भी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, Immigration का इलीगल problem इमिग्रेंट्स को बड़ा- जो जिस तरीके से वो पकड़ रहे हैं। अभी आपने देखा साउथ कोरिया के लोग, साउथ कोरिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, साउथ कोरिया के लोगों को फैक्ट्री में वीडियो में जकड़ करके उन्होंने पकड़ा। देखिए एक बात तो दुनिया को समझनी पड़ेगी ना, ये वाला कब तक चल सकता है कि अनचेक्ड इलीगल इमिग्रेंट कोई भी कहीं जाएगा, वहां के कानून व्यवस्था के लिए, वहां की इकोनॉमी के लिए वो खतरा बन जाएगा, और उसके पीछे कुछ मानवाधिकार, कुछ सोशल ग्रुप, कुछ ह्यूमन ग्रुप वो तैयार हो जाएंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अब फ्रांस में तो बड़ा कमाल है ना, मैक्रोन के खिलाफ लेफ्ट वाले भी हैं, राइट वाले भी हैं। क्यों हैं? राइट वाले कह रहे हैं कि भैया अवैध घुसपैठिया घुसा चला आ रहा है, वो मुस्लिम चला आ रहा है, वो उनकी अपनी कल्चर लेके आ रहा है। लेफ्ट वाला क्या कह रहा है? सोशल स्कीम खत्म करते चले जा रहे हो, हमारे ऊपर पैसा नहीं कर रहे हो, ऑस्टेरिटी मेजर लेके आ रहे हो, $44 बिलियन का अगर आप बजट कट कर दोगे तो हमारे लिए स्कीम्स क्या होंगी। तो दोनों की चिंताएं जो है वो सच में तो यही है कि आप अपने देश को आंतरिक तौर पर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जो खर्च जहां होना चाहिए वो ठीक तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेशन फर्स्ट का जो शब्द है ना, वो कोई शब्द उस तरह से नहीं है। नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप सबसे पहले अपने देश की चिंता करें कि आपके इंटरेस्ट किस में है। वो इलीगल इमिग्रेशन में भी वो नेशन फर्स्ट आता है कि आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, लेकिन अब दुनिया भर में एक अलग ये तरीके जैसे से अभी वो कह रहे थे कि भाई एक वक्त अमेरिका का था ट्रंप से पहले कि वो पूरी दुनिया की पुलिस थी, वो हर जगह उसको ही जाकर के संभालनी है चीजें, ऐसा उसको लगता था। अब इन देशों वहां भी वो ट्रंप के आने से हुआ, और इन देशों में भी ये प्रदर्शन ये बता रहा है कि लोग कह रहे हैं दुनिया की छोड़ो, अपनी परवाह करो तुम। वही मैं कह रहा हूँ कि अपनी चिंता सबसे पहले करनी पड़ेगी, भैया, अपना घर तो ठीक करना पड़ेगा ना। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन को वॉर फंडिंग कौन कर रहा है? अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय यूनियन। यानी आपको अपने देश में पैसा देने के लिए नहीं, अपने देश में आपको हेल्थ पर, एजुकेशन पर, दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं, और आप कह रहे हो कि चलो मिसाइल ले लो, रॉकेट ले लो, नया कोई सिस्टम ले लो, टैंक तोप ले लो, तो लोग नाराजगी उससे होती ही है। और मुझे लगता है सबके मूल में है ये जो कॉन्फ्लिक्ट कराकर डिफेंस इंडस्ट्री, जो वॉर इंडस्ट्री चलती है। और ट्रंप का सोचिए, ऐसे समय में जब दुनिया में शांति की ओर बढ़ना चाहिए, अमेरिका की जो मिनिस्ट्री है उसका नाम डिफेंस से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। नहीं, इस अनरेस्ट के पीछे तो कुछ ट्रंप की नीतियां जरूर हैं, खासतौर पर यूक्रेन वॉर को लेकर। यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका ने खुद साथ दिया जाकर के यूक्रेन का, उसको हथियार दिया, पैसा दिया। फिर ट्रंप आए तो ट्रंप ने अचानक से कहा सारा खर्चा मैं क्यों करूं, तुम भी करो, नेटो को सारा पैसा मैं क्यों दूं। हम तो बेचते हैं। हाँ, फिर अब वो कह रहे हैं मैं केवल बेचूंगा हथियार, आपको हथियार। खरीदोगे तुम, यूरोप से कहा तुम खरीदोगे। तो इनकी स्पेंडिंग बढ़ गई, वॉर स्पेंडिंग यूरोप की, वो भी गुस्सा है इन लोगों के अंदर। पुतिन आज थोड़ा आनंद ले रहे होंगे इन तस्वीरों को देख करके कि ये जो देश उनके खिलाफ खड़े हुए हैं उसी लड़ाई को लेकर के, और वही जंग उनके लिए, इनके लोग देशों के लिए मुसीबत बन रही है। मैंने कहा ना, वो यूरोपियन यूनियन में यही है कि ज़रूरत पे वो सारी एक कंबाइंड एक यूनियन बनी हुई है, तो वो स्पेंडिंग जो है ना उन बड़े देशों पर आई जाती है कि जिनको जो देख रहे हैं, खासतौर से फ्रांस मैक्रो और ने भी कोई ट्वीट किया नहीं है इसके ऊपर, अभी तक उनका कोई मतलब बयान आया नहीं इसको लेकर आधिकारिक रूप से कि क्या मतलब अपील, शांति की अपील कर रहे हैं या इनका आलोचना कर रहे हैं, किसी तरह का अभी तक उन्होंने ट्वीट किया नहीं है। मुझे लग रहा है अभी वो नज़र रख रहे होंगे, लेकिन उनको ये चिंता भी होगी कि जो भी पेरिस में हो रहा है कहीं वो पूरे देश में, मतलब फ्रांस में ना पूरे तरीके से फैले और बहुत लंबे समय तक ना चले, क्योंकि जितना लंबा समय तक चलेगा मैक्रो को कुर्सी पर बने रहा उतना मुश्किल होता चला जाएगा, और फिर आने वाले समय में फिर उन्हें चुनाव भी लड़ना है, बहुत लंबा समय भी कुर्सी का सवाल आ गया निश्चित रूप से मुझे लगता है। और कोई बहुत स्ट्रांग लीडर भी नहीं है मैक्रो अभी कि वहाँ पर के बहुत लंबे समय से जमे और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो, तो वो जो भी निर्णय लेंगे फ्रांस की जनता उन्हें समर्थन देगी। और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में उन्हें चुनाव में भी जाना है, तो क्या वो मतलब क्या निर्णय लेते हैं इसके ऊपर, मतलब अधिकारों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा या कोई बातचीत करते हैं इनके साथ। देखिए अभी एक आंकड़ा मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस में 60 लाख से अधिक मुसलमान हो गए, और ये पिछले कुछ समय में जो हुआ है तो उसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि हमारे कल्चर को, हमारी जो एथनिसिटी है, हमारा जो सब चीज़ पर ये असर डाल रहा है। तो जाहिर है जब आप कहते हैं ना इन चीज़ों को, दुनिया में कई बार हम लोग बात करते हैं और भारत में तो ऐसे कह दिया जाता है जैसे सारी डिबेट सिर्फ भारत के हिंदू मुसलमान की हो रही। दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट, दुनिया भर में जो लोग कहीं अचानक घुस आते हैं और उसका उस देश की सुरक्षा या इकोनॉमी के लिए खतरा बनते हैं, वो सब जगह सबसे बड़ा मुद्दा है।
इसलिए भारत में इस पर बात नहीं होगी, और भारत में जब बात होती है तो कुछ विपक्षी पार्टियां उसको दूसरी तरह से कोशिश करने लगती हैं बचाव करने की, तो वो खतरनाक है। हमारे यहाँ तो सोचिए ममता जी कहने लगती हैं कि वो बांग्ला भाषियों को खोज रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, तो उस पर खोजने लगते हैं। विजय जी को भी संभल के बोलना पड़ा, उन्होंने जब कहा कि विवाद हो जाएगा, एनआरसी होनी चाहिए देश में। नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा आप हूं कि सोचिए वो बड़ी एनआरसी जैसी जरूरत चीज है, विवादास्पद है बड़ी हमारे जरूरत देश में। है। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आना चाहिए, और इसी याचिका पर जो याचिका चल रही है एसआईआर के लिए, ये इसी पर आज याचिका पर आपको आगे इसी को बढ़कर कहना expand पड़ेगा करके, कि ठीक है, हाँ, इसको हम expand बिल्कुल आपकी सारी जितनी शंकाएं हैं, जितना कुछ है चुनाव आयोग के ऊपर डालते हैं, और उनके ऊपर होना गया भैया देश के नागरिक की पहचान के भारत सरकार ये खबर आ गई है, अभियान तो चलाओ। मैं आपको एक दूसरी न्यूज देने वाला था। आसाम में इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचानने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है हेमंता विश्व शर्मा सरकार ने। अब उसके तहत डीएम और एडीएम को यह पावर दे दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो आप उसके कागज मांगिए, और आपको अगर लगता है कि ये फॉरेनर है तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उससे जो ट्राइब्यूनल में जाने की जो जितनी जटिलताएं थी वो खत्म हो जाएंगी। सीधी पावर आपने मैजिस्ट्रेट को दे दी है कि आप फॉरेनर को ढूंढिए, इलीगल मतलब घुसपैठी को ढूंढिए और उसको फिर पुश आउट। अब उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी किया है कि 30,000 पुश बैक पॉलिसी वहां चल रही है, मतलब कुछ नहीं करते, Pushback policy पे बीएसएफ के हवाले करो और बीएसएफ बॉर्डर पार करा देती है जबरदस्ती, जिसको हम मानते हैं कि ये घुसपैठिया है। तो उन्होंने कहा 30,000 घुसपैठियों को पुश बैक पॉलिसी के तहत हम अब तक बॉर्डर पार करा चुके हैं। तो ये आसाम के अंदर ये हो रहा है, और इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। नहीं भाई, विरोध तो कोई अच्छा काम शुरू होगा तो उसका विरोध तो होगा, और विरोध तो लगातार गोगोई साहब कर ही रहे जब से वो वहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक वर्ग का वो समर्थन हासिल करने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि अभी तो मैं पैदल यात्रा शुरू करने वाला हूँ इसके खिलाफ, हेमंत विश्व शर्मा की इस तरह की योजनाओं के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है ये अच्छी पहल है। जिस तरीके से जिलाधिकारी को आप अगर अधिकार देंगे तो जो डीएम रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तत्काल तय कर पाएंगे कि भाई ये घुसपैठी है, प्रूव हो जाएगा घुसपैठी है, तत्काल बीएसएफ को दे दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके से बाहर करना हो। आसाम में जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों का मामला चल रहा है, लंबे समय से जिस तरीके से वहां पर घुसपैठिए बैठे रहे, और हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब एसआईआर भी होने जाने वाली है, और जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा घुसपैठियों पर आक्रामक है, मुझे लग रहा है ये इंप्लीमेंट होगा और जल्दी आसाम से घुसपैठियों को मुक्ति मिलेगी। तो शर्मा साहब तो चुनाव के पहले तक ही करेंगे कार्रवाई है, इसमें कोई बड़ी बात है? देखते हैं सर, चुनाव तक तो हो ही रही है अभी।